Hello everyone. Today we are going to discuss about legislative power of the President, Article 123, Part 5, Chapter 3 of the Indian Constitution. वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कानून पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस कब प्रोमलगेट किया जाता है, ये आर्टिकल 123 में दिया गया है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। ये कब इशू किया जाता है? ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो या पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में ना हो या कोई एक हाउस भी सेशन में ना हो तो पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती है। कानून बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों हाउस सेशन में हो। अगर दोनों हाउस में से एक हाउस भी सेशन में ना हो या दोनों हाउस सेशन में ना हो तो वहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन आने पर प्रेसिडेंट अध्यादेश घोषित करता है, अध्यादेश निकालते, प्रोमलगेट करते हैं ऑर्डिनेंस को। इसके बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये जो ऑर्डिनेंस है ये एक टेम्प्रोरी लॉ है, इट्स नॉट परमानेंट। ये वाई दिस इज़ टेम्प्रोरी लॉ, ये इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं ये एक लेजिस्लेटिव फंक्शन है अंडर आर्टिकल 123। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं है। लेजिस्लेटिव पावर इज़ एन अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज़ हैविंग पावर टू मेक लॉ, टू ऑल्टर इट और टू रिपील देम। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के पास ही एक पावर है हमारे संविधान के तहत कि वो कानून को बना सकते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग ला सकते हैं या उस कानून को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। और यही परफॉर्मेंस प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 में एक लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्रेसिडेंट लॉ बनाते हैं, अगर पार्लियामेंट सेशन में हो तब क्या होगा? वो लॉ पूरी तरह से वॉइड होगा, क्योंकि नॉर्मली जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तो ये कानून बनाने का कार्य सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट ही करती है। पार्लियामेंट में दो हाउस है, अपर हाउस, लोअर हाउस। यहाँ बिल का इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद वहाँ से वो बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास उनके एसेंट के लिए जाती है, वहाँ सब उनका एसेंट मिलता है, तब ये एक एक्ट बन जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट तब ये लॉ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करेगी जब पार्लियामेंट के हाउस, दोनों हाउस या फिर कोई एक हाउस भी सेशन में ना हो और प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो। क्या है ये सेटिस्फैक्शन? ये सेटिस्फैक्शन जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जिसके लिए कोई इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत हो, बल्कि उनका खुद का सेटिस्फैक्शन या उनके पॉलिटिकल सेटिस्फैक्शन या कोई आर्बिट्ररी सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। बस कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जिसमें कि पार्लियामेंट को तुरंत बुलाना ये सब पॉसिबल ना हो, क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों हाउस को बुलाना, वहाँ पर बिल रखना, पास करवाना, ये सब में काफ़ी टाइम लग सकता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए उस वक्त प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करके उन सिचुएशन को शॉर्ट आउट करती है। जब ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हो जाता है वो उसका मेन टाइम लिमिट होता है 6 मंथ 6 वीक्स। 6 मंथ 6 वीक इसलिए कि जब पार्लियामेंट वापस रीअसेंबल होती है, अपने सेशन में वापस बैठती है, उसके दोनों हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस, तब उस ऑर्डिनेंस को वहाँ रखा जाता है। उसके बाद 6 वीक्स का पार्लियामेंट के पास टाइम है। उस 6 वीक्स में पार्लियामेंट चाहे तो उसे अप्रूव कर सकती है। अगर उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट अप्रूव करती है तब वो परमानेंट लॉ बन जाता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट उस 6 वीक के पहले ही डिसअप्रूव कर देती है तो वो लॉ ख़त्म हो जाता है। या पार्लियामेंट 6 वीक्स तक साइलेंट रहती है, कोई भी एक्शन नहीं लेती है, तो भी वो लॉ 6 वीक्स में ख़त्म हो जाता है। या प्रेसिडेंट चाहे तो वो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस के बाद ही करना पड़ेगा। क्यों? ना ही वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बिना ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं, ना ही वो उस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। प्रोमलगेट का मीनिंग एक्चुअली होता है ऑफिशियल अनाउंस करना एक न्यू लॉज का और नया सिस्टम को एक ऑफिशियली अनाउंस करना, दैट इज़ ए प्रोमलगेट। एक नया लॉ बनाना, एक सिंपल वर्ड में समझा जाए तो एक नया कानून बनाना। जिस तरह से 8th शेड्यूल में सब्जेक्ट दिया गया है जिस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, 8 सब्जेक्ट में क्या कौन से सब्जेक्ट पर 8 शेड्यूल में कौन से सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? दैट इज़ यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेम उसी तरह से
उन सारे सब्जेक्ट पर प्रेसिडेंट भी लॉ बना सकती है, बट जिन सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट को लॉ बनाने का राइट नहीं है उन सब्जेक्ट पर प्रेसिडेंट भी लॉ नहीं बना सकती। जिस तरह से पार्लियामेंट के लॉ इंडिया की किसी भी टेरिटरी में कहीं भी इन्फोर्स किया जा सकता है, सेम उसी तरह से पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ को भी इंडिया की किसी भी टेरिटरी में किसी भी जगह पर इन्फोर्स किया जा सकता है। लेकिन क्या होगा जब प्रेसिडेंट उन पर लॉ बना दे जिस पर बनाने का पार्लियामेंट को भी राइट नहीं है। अगर प्रेसिडेंट उन सब्जेक्ट पर लॉ बना दे जिस सब्जेक्ट पर हमारी पार्लियामेंट भी लॉ नहीं बना सकती, वो लॉ शुरू से ही वॉइड होता है। 38th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था। जुडिशरी उस पर किसी भी तरह की कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जुडिशियल रिव्यू क्या है? इट इज़ द बेसिक फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारी पार्लियामेंट लॉ बनाती है, जुडिशरी को ये पावर है, कोर्ट को ये पावर है, वो देखे कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई कानून कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के बाहर तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा है, आर्बिट्ररी तो नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में तो बनाई गई लॉ है। सेम उसी तरह से 44th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें कि प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस को भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा गया। इसमें भी ये कहा गया कि जुडिशरी चेक कर सकती है कि प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई गई कानून आर्बिट्ररी तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर है या नहीं, या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रही है। क्योंकि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है तो वो कानून पूरी तरह से वॉइड है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर बनाई गई है तो वो कानून पूरी तरह से वैलिड है। इसके तहत कुछ केस भी हैं। AK रॉय एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इस केस में क्या हुआ था कि हमारे प्रेसिडेंट ने एक नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस इशू किया था 1980 में, जिसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्राउंड्स पे। पहला कि ये आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, और दूसरा प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन। इस पर हमारे कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट कोई भी लॉ बना सकती है जो नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल बेनिफिट के लिए बनाई गई ऑर्डिनेंस है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रही है, तो वो लॉ पूरी तरह से वैलिड है। दूसरा, प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन जो है वो तो जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर है। प्रेसिडेंट जो कोर्ट ये नहीं देखेगी कि आखिर प्रेसिडेंट साहब ने ऐसा क्या सोचा होगा, उस वक्त ऐसी क्या सर्कमस्टांसेज आ गई होगी जिसके लिए प्रेसिडेंट जी ने ये कानून बनाए। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट ने जब कानून बनाया तो वो उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। वो अपने इंटरेस्ट के लिए या आर्बिट्ररी रूप में या पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में न रखते हुए कोई भी कानून अगर बनाते हैं तो जुडिशरी को पूरा राइट है कि वो उसमें हस्तक्षेप करे। जुडिशरी चेक करे कि ये कानून लोगों के हित में बनाई गई हो या ना बनाई गई है। इस पर जुडिशरी पूरी तरह से चेक कर सकता है। एक और केस था RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में भी कुछ इसी तरह से हुआ था, जिसमें कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया था। पहला, उसने इफ़ेक्टिव टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया लेकिन ओवर रूल कर दिया था ऑब्जेक्टिव टेस्ट। उस वक्त कुछ बैंक को नेशनलाइज किया गया था, जिसके लिए RC कूपर ने केस फाइल किया था कि ये जो ऑर्डिनेंस इशू प्रोमिलगेट किए हैं प्रेसिडेंट ने, ये आर्टिकल 13-19 को वायलेट करता है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये इसी समय 25th अमेंडमेंट बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा है, बट हाँ ये वायलेट करता है आर्टिकल 31 को, जो राइट टू प्रॉपर्टी था उस समय, जो आज की डेट में नहीं है, और दूसरा आर्टिकल 14 को, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्योंकि कुछ बैंक को नेशनलाइज किया गया और कुछ बैंक को नेशनलाइज नहीं किया गया। बाद में इसमें 2 टेस्ट आए, एक इफ़ेक्ट ऑफ लॉ ऑन पब्लिक, क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट लॉ बनाती है उसका क्या उस लॉ का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है पब्लिक पर, और दूसरा उनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स थी इस लॉ को बनाने के पीछे, उन्होंने क्या सोचकर लॉ बनाया था, इस पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thank you so much.